हाय एवरीवन, माय नेम इज आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने ही पाइथन प्लेलिस्ट में एक और टॉपिक के बारे में। तो हम लोग का आज का टॉपिक होने वाला है आइटरेटर्स इन पाइथन। तो आइटरेटर्स के बारे में हम लोग फिलहाल पहले कुछ ओएटीज में डिस्कस कर चुके थे। तो जो आइटरेटर होते हैं पाइथन में, इनका कहाँ पे यूज़ आता है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आता हूँ। बिल्कुल डेफिनेशन पे जाने से पहले मैं आपको सीधे इसका इम्प्लीमेंटेशन बताता हूँ कि मान लो कि हम लोग अभी मान लो कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है। तो इसका मैं सिनेरियो बिल्कुल आपको समझाता हूँ। देखो, जैसे कि मान लो मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें एलिमेंट पड़े हैं 1 2 3 4 5। अब भाई मैं कहता हूँ कि मुझे यहाँ पे कुछ काम करना था। तो मैंने कहा मैंने ये काम करा, फिर मैंने अगली लाइन में दोबारा कुछ काम करा। मैं यहाँ पे ऐसे मेंशन करता हूँ, मान लो कि मैंने ये काम करा, फिर मैंने ये काम करा, फिर मैंने कुछ और काम करा। तो ये जो मैं हैशटैग लगा रहा हूँ, ये क्या है, एक तरह से आप इनको मान लो कि कुछ मैं लाइनें लिख रहा हूँ कोड की। फिर मुझे अचानक से ज़रूरत पड़ी कि भाई लिस्ट का पहला इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ था। तो मुझे अभी तो भाई पता है कि यहाँ 1 पड़ा हुआ है, बट इसको मुझे यूज़ करना होगा। तो मैं कैसे बोलूँ, मैं बोलूँगा कि लिस्ट के 0 पे जो वैल्यू है वो मुझे दे दो, मैं इस तरह से यूज़ करूँगा। फिर मान लो फिर मुझे और आगे कुछ काम करना था, और आगे कुछ काम करना था, ऐसे मैं करता रहा करता रहा करता रहा, ठीक है। तो ये सिचुएशन क्या हुई कि मैं बहुत सारे काम कर रहा हूँ, बट बीच बीच में मुझे मेरी लिस्ट से कुछ वैल्यूज़ चाहिए। तो एक तो मेरे पास ज़रिया ये है कि मैं डायरेक्टली इंडेक्सिंग का यूज़ करूँ। जैसे कि अभी मुझे मान लो कि अगला एलिमेंट चाहिए लिस्ट का, तो मैं क्या लिखूँगा, लिस्ट का फर्स्ट इंडेक्स, ऐसे। और फिर मैं उसके बाद दोबारा अपना कुछ और काम कर सकता हूँ। समझ रहे हो सिनेरियो, समझ रहे हो। कुछ ऐसी सिचुएशन है कि भाई हम लोग को एक ऐसा प्रोग्राम करना है, हम कुछ प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, एंड वहाँ पे हमें कुछ एलिमेंट्स चाहिए जो कि हमने पहले ही स्पेसिफाई कर दिए हैं कि 1 2 3 4 5 इतने ही एलिमेंट होंगे जो हमें चाहिए। बट एक एक करके हमें इन्हें यूज़ करना है अपने प्रोग्राम में। तो पहला तरीका जो मैंने आपको बताया वो क्या था कि आपको इंडेक्सेस का यूज़ करके उसको एक्सेस करना पड़ेगा। बट इस केस में प्रॉब्लम क्या है ना, कि आपको इंडेक्स याद रखने पड़ेंगे। जैसे कि अभी देखो, अभी हम लोगों ने शुरुआती एल, हमने पहले एल को यहाँ पे क्या करा, डिज़ाइन किया। इसके बाद देखो यहाँ पे तीन हमने कुछ लिखा, यहाँ पे मान लो 3 लाइनें ऑफ कोड हमने लिखी। इसके बाद चौथी लाइन में हमने इसको यूज़ करना था, तो मैंने बोल दिया कि 0 इंडेक्स मुझे चाहिए। इसके बाद मैंने इसके बाद और भी कुछ लाइनें कोड की लिखी, फिर मुझे दोबारा इसकी एक और वैल्यू चाहिए जो अगली वैल्यू है। तो वो क्या है, लिस्ट का पहला इंडेक्स है। तो मुझे यहाँ याद रखना पड़ेगा कि हाँ भाई लिस्ट का पहला इंडेक्स मुझे चाहिए था। बट इन केस अगर मैं कह दूं कि मैंने पहला एलिमेंट यहाँ से उठाया और उसके बाद मैं 200 लाइन और लिख देता हूँ, और इसके बाद मुझे चाहिए कि भाई मुझे लिस्ट में दूसरा एलिमेंट क्या था क्या था, कैसे एक्सेस करें, तो मुझे कैसे याद रहेगा कि लिस्ट का कौन सा इंडेक्स मुझे उस समय यूज़ करना था। तो एक तो तरीका ये होता है कि भाई मैं दोबारा ऊपर जाऊँ और यहाँ पे मैं चेक करूँ कि भाई हमने सबसे लास्ट इंडेक्स मेरा क्या था, यहाँ पे 0 इंडेक्स हमने मांग लिया है, वन इंडेक्स का यूज़ कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, अब सेकंड इंडेक्स का यूज़ करेंगे। तो एक तो ये तरीका है कि हम इंडेक्सिंग याद रखें, तभी हमें वैल्यूज मिलेंगी। और एक और तरीका क्या है कि हम आइटरेटर्स का यूज़ कर लें। समझ रहे हो, आइटरेटर का यूज़ मैं अभी आपको बताता हूँ क्या सीन है। आइटरेटर्स क्या होते हैं पाइथन में, अभी बताता हूँ। आइटरेटर क्या होते हैं, ये कैसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं ताकि हम लोग आइटरेट कर सकें कुछ ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। अब जो जिन ऑब्जेक्ट के ऊपर हम आइटरेट करते हैं, आइटरेट करना मतलब एक तरह से लूप चलाना। तो लूप चलाना किन्हीं भी आइटरेबल ऑब्जेक्ट पे। तो आइटरेबल ऑब्जेक्ट हमारे क्या क्या होते हैं, हमारी लिस्ट होती है, हमारे टपल होते हैं, हमारी डिक्शनरी होती है, और हमारे सेट होते हैं। इवन हमारी स्ट्रिंग भी जो है आइटरेबल ऑब्जेक्ट्स में आती है। मतलब जिन जिन चीज़ों पे आप लूप लगा सकते हो उन्हें हम लोग आइटरेबल ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। और उसके बाद जो आइटरेटर होता है पाइथन में, ये क्या होता है कि जब हम उन्हीं सारी चीज़ों पे, जब हम लूप नहीं लगाते, लूप के अलावा अगर हम उनमें इटरेट करना चाहें, एक एक करके उनकी वैल्यूज़ को उठाना चाहें, तो वो प्रोसेस होता है हमारे आइटरेटर का। समझे, इसके लिए हम लोग दो मेथड यूज़ करते हैं। पहला होता है आइटर मेथड और दूसरा होता है नेक्स्ट मेथड। तो यहाँ पे इन दो मेथड के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो अभी मेरे ख्याल से आपको आइटरेटर का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि जब भी हमें किसी भी एक कह सकते हो लिस्ट से, टपल से, स्ट्रिंग से, डिक्शनरी से कुछ वैल्यूज़ चाहिए होती हैं, तो एक तरीका तो हमारा क्या होता है कि हम डायरेक्टली इंडेक्सिंग का यूज़ कर लें, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है कि हम लूप लगा लें, ठीक है। बट ये तीसरा तरीका क्या है कि जब हम इंडेक्सिंग भी नहीं करेंगे, हम लूप भी नहीं लगाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, आइटरेटर्स का यूज़ करेंगे उन पे एक एक करके आइटरेट करने के लिए। अब इन मेथड्स पे आते हैं। पहला मेथड होता है आइटर मेथड, जिसमें मैं अभी आपको सिर्फ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन यहाँ पे इसको पढ़ लेता हूँ, इसके बाद मैं आपको यहाँ पे सीधा इम्प्लीमेंट करके ही बताऊंगा। तो आइटर हमारा मेथड क्या होता है, ये हमसे आइटरेबल एक इनपुट लेता है। आइटरेबल क्या हो सकते हैं, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट, स्ट्रिंग, ये सब हम लोगों ने अभी बात करी हुई है, ठीक है। इससे क्या होता है कि जब भी हम आइटरेटर्स जो है डिफाइन कर रहे होते हैं, आइटरेटर का एक ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं, तो हमें
जिस भी चीज़ पे आइटरेशन परफॉर्म करना होता है, जिस भी चीज़ को मुझे उसकी वैल्यूज़ बार बार चाहिए कुछ समय बाद, उसको मुझे आइटर के अंदर पास करना होता है। ठीक है, इससे हमें हमारा एक आइटरेटर ऑब्जेक्ट बन के मिल जाता है। दूसरा होता है हमारा यहाँ पे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या होता है? अब जैसे कि अभी मैं अपने सिनेरियो में बोल दूँ आपको कि मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें वैल्यू पड़ी है 1 2 3। ठीक है, अब मैंने कहा इस लिस्ट में मुझे पहली वैल्यू चाहिए, तो पहली वैल्यू मुझे मिल जाएगी ये 1। ठीक है, अब अगली वैल्यू कैसे पता चलेगी? तो अगली वैल्यू कैसे हम लोग को मिलेगी? वो मिलेगी नेक्स्ट मेथड से। तो नेक्स्ट मेथड क्या करता है? ये रिटर्न करता है हमें वैल्यू, अगली वैल्यू जो आने वाली है उस आइटरेबल में, मतलब उस लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट, स्ट्रिंग जिसमें भी हम लोग ये आइटरेटर लगा रहे हैं, तो जो अगली वैल्यू होगी वो हमें कौन देगा? नेक्स्ट देगा। फिर यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि जब भी हम एक फॉर लूप का यूज़ करते हैं किसी भी आइटरेबल ऑब्जेक्ट पे एक लूप लगाने में, मतलब जब हम उसमें एक साथ एक फॉर आई इन नहीं लगाते, फॉर आई इन लिस्ट या फॉर आई इन टपल ऐसे करके, तो जब भी हम ऐसा करते हैं तो इंटरनली वहाँ पे आइटर और नेक्स्ट मेथड का ही यूज़ हो रहा होता है। जब भी हम लूप लगाते हैं तो वहाँ पे आइटर और नेक्स्ट मेथड का ही यूज़ हो रहा होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक और सिचुएशन है कि भाई नेक्स्ट को हम लोग अगर यूज़ करते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि भाई सारी वैल्यूज़ ख़त्म हो जाएंगी। भाई अभी मैं यहाँ पे हूँ, मैंने कहा नेक्स्ट वैल्यू क्या है? उसने कहा ये है। मैंने कहा नेक्स्ट वैल्यू क्या है? उसने कहा ये है। मैंने कहा नेक्स्ट वैल्यू क्या है? खाली हो गई ना लिस्ट। तो यहाँ पे जब हमारी लिस्ट या फिर हमारा जो भी आइटरेबल है जिस पे हम लूप लगाना चाहते हैं या फिर जिस पे हम आइटरेटर लगाना चाहते हैं, जैसे ही वो ख़त्म हो जाएगा तो वहाँ पे हमारी स्टॉप आइटरेशन नाम की एक एरर जनरेट होगी। अभी मैं इसका आपको सीधा सीधा एग्जांपल देता हूँ कि मान लो मेरे पास लिस्ट में वैल्यू पड़ी है 1 2 3। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस लिस्ट को बिना लूप के कन्वर्ट कर दूँ एक आइटरेबल में। तो मैं कैसे कन्वर्ट करूँगा? मैंने कह दिया आइटर कर दो, मतलब इटरेट करना है मुझे। इटरेट करना मतलब एक तरह से कह सकते हो एक एक करके वैल्यू उठानी है मुझे इस लिस्ट के अंदर से। अब ये जो मैंने आइटर एल लिखा, अब ये हमें क्या देगा? हमें कंट्रोल देगा। अब वो कंट्रोल हमें कहीं ना कहीं तो रखना होगा। वो कंट्रोल क्या होता है? आइटरेबल ऑब्जेक्ट होता है। तो मैंने कहा भाई ओबीजे नाम से मैंने वेरिएबल बना दिया। ओबीजे के अंदर क्या सेव होगा? इस आइटरेबल का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ओबीजे मेरा, अब अगर मैं ओबीजे को यहाँ पे प्रिंट करके भी दिखाऊंगा तो देखो बता रहा है कि लिस्ट का हमारे एक आइटरेटर ऑब्जेक्ट है इस मेमोरी लोकेशन पे। अब ये तो था हमारा आइटर आइटर मेथड का काम जो कि आपने वहाँ पे पढ़ा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट का यूज़ कैसे करते हैं। तो मान लो कि अभी किसी केस में मैं कुछ लाइनें लिख रहा हूँ यहाँ पे कोड की, मान लो कि मैं कुछ लिख रहा हूँ। ठीक है, फिर अभी अचानक से मुझे लगा कि अरे हाँ, अभी मुझे लिस्ट की पहली वैल्यू की ज़रूरत है। तो मैं क्या बोल दूंगा कि नेक्स्ट वैल्यू क्या है? मेरा आइटरेबल ऑब्जेक्ट क्या था? ओबीजे। मैंने कहा नेक्स्ट वैल्यू दे दो ओबीजे, तो उसने क्या करा? 1 दे दिया। अब मान लो कि उसके बाद मैं दोबारा कुछ 200-300 लाइनें ऐसे लिखता हूँ अपने कोड की, इसके बाद मुझे दोबारा वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या बोलूँगा? नेक्स्ट वैल्यू दे दो मेरे ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मुझे क्या फ़ायदा मिला कि मुझे इंडेक्सिंग याद नहीं करनी पड़ी। पहले के सिनेरियो में क्या था कि हमें इंडेक्सिंग याद करनी पड़ती थी। कभी हमने जीरो इंडेक्स वाला वैल्यू लेकर रखी है, अभी हमने फर्स्ट वाला लेकर रखा है। अब मान लो 500-600 लाइन अगर नीचे लिख दी, अगर हम इस लाइन पे हैं तो यहाँ पे हमें दोबारा फिर चेक करना पड़ेगा कि अरे अगर हम भूल गए मान लो, तो हमें दोबारा ऊपर जाके देखना पड़ेगा कौन से इंडेक्स की वैल्यू हम लोग ले चुके थे। समझ रहे हो? बट इस सिनेरियो से हमें इंडेक्सिंग से कोई मतलब नहीं है। अब हम इससे कह दें कि भाई हमें एक और वैल्यू पकड़ा दो मेरे ऑब्जेक्ट की, तो नेक्स्ट ऑफ ओबीजे, तो अब हमें 3 दे देगा। अब इन केस कि हमारी ये लिस्ट की तीनों वैल्यू मैंने यूज़ कर ली हैं और मान लो गलती से अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट ऑफ ओबीजे दोबारा करता हूँ, तो भाई इस लिस्ट में तो कुछ पड़ा नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी? स्टॉप आइटरेशन एरर आ जाएगी। यहाँ पे क्या लिखा है? स्टॉप आइटरेशन। यही चीज़ मैं बात कर रहा था यहाँ पे। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि आइटर क्या करता है? हम लोग का आइटरेटर जो है वो इनिशियलाइज करने के काम आता है, हमें एक आइटरेटर ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्या करता है? हमें नेक्स्ट वैल्यू पकड़ाता है हमारे आइटरेबल की। जब भी हम फॉर लूप चला रहे होते हैं तो वहाँ पे इंटरनली आइटर और नेक्स्ट का ही मेथड यूज़ हो रहा होता है, बट हम लोग को दिखता नहीं है। फिर ये मेथड हमेशा एक एक्सेप्शन कह सकते हो कि रेस करेगा या एरर रेस करेगा स्टॉप आइटरेशन नाम की। कब करेगा? जब हमारी पूरी जो लिस्ट है टपल है ख़त्म हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट उसके बाद कोई वैल्यू तो पता कर नहीं पाएगा, तो वहाँ पे क्या आती है? स्टॉप आइटरेशन एरर आती है। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ यहाँ पे इसके एडवांटेज बताऊंगा कि जैसे ही आपने यहाँ पे देखा तो ये कोड हमारा क्लीन कोड था। हम लोग को सिर्फ नेक्स्ट ओबीजे लिखना है। अपने मन से वो क्या कर रहा है? इस लिस्ट की एक एक करके हमें वैल्यू पकड़ा रहा है। हमें यहाँ पे इंडेक्सिंग से कोई मतलब है नहीं, तो हमें कुछ याद नहीं करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे हमारा क्लीनर कोड होगा। इसके बाद हम लोग इन्फिनाइट सीक्वेंस तक का काम कर सकते हैं। मान लो कि भाई मेरे पास जो लिस्ट थी मेरी, तो मैंने कह दिया कि भाई ऐसा करते हैं, एक रेंज में रख देते हैं। तो मैंने कहा एक लिस्ट बनाओ जिसकी रेंज होगी 1 से लेके हम कह देते हैं इतनी होगी भाई। तो ये तो मेरी लिस्ट बन जाएगी, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूँ कि भाई इस लिस्ट पे मुझे आइटरेट करना है, तो मुझे सिर्फ यही तो लिखना है कि आइटर, मेरी लिस्ट पे एक आइटरेट करना है। अब उसके लिए हमें कंट्रोल दे दो ओबीजे नाम का। अब जब भी हमें कोई वैल्यू चाहिए होगी तो हम क्या बोल देंगे, नेक्स्ट, फंक्शन को बुला देंगे, कह देंगे नेक्स्ट हमारे ऑब्जेक्ट की वैल्यू बताओ जरा, तो कह देगा 1 है। मैं कह दूंगा नेक्स्ट, अब मेरे ऑब्जेक्ट की वैल्यू बताओ जरा क्या है, तो वो कह देगा 2 है। समझ रहे हो? तो ये एक तरह से लूप की तरह ही काम हो रहा है, बट हम लोग को अलग अलग जगह पे हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग इटरेटर्स का यूज़ कर सकते हैं ताकि हम रिसोर्सेज को बचा सकें। अब जब भी आप यहाँ पे देख रहे हो कि हम एक यहाँ पे एल नाम की लिस्ट बना रहे हैं, ठीक है, जब हम इस पर लूप लगाएंगे तो जब भी आप जानते हो, जब भी हम लूप का सिंटैक्स लिखते हैं, मान लो हमने लिखा फॉर आई इन एल, अब इसका जो भी लिखेंगे तो हमें फिर इसी के अंदर ही लिखना होगा ना। मतलब अब हमें जो भी लिखना है हम यहीं लिख पाएंगे। अब ये लूप कितना बड़ा कर लोगे, जाता है इतना बड़ा कर लोगे लूप, ठीक है। अब हो सकता है कि आप 50 या 100 लाइन का कर लोगे लूप, ठीक है। मगर आप ये बताओ कि आपको इस सिनेरियो में यहाँ पे कहीं लूप की जरूरत पड़ी क्या? कहीं भी लूप की आपको जरूरत नहीं पड़ी है। नेक्स्ट नेक्स्ट के काम हो रहा है ना, तो इससे क्या हो रहा है, आपका लूप का खर्चा बच रहा है। इसका मतलब क्या है कि आप जो है अपने रिसोर्सेस को बचा रहे हो, आप अपनी मेमोरी को बचा रहे हो। एक एक करके वो आपको वैल्यू जब दे रहा है तो आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है टेंशन लेने की। अब सवाल ये उठता है कि आइटरेटर्स और जनरेटर्स में फ़र्क क्या है भाई, क्योंकि जनरेटर हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो जनरेटर क्या था, जनरेटर हमारे वो फंक्शन होते हैं जिनके अंदर ईड स्टेटमेंट होता है। तो इसके बारे में अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ, तो अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। बाकी अभी मैं आपको बता देता हूँ कि आइटरेटर और जनरेटर में मेन डिफरेंस क्या होता है। देखो, आइटरेटर में हम लोग कहीं भी लोकल वेरिएबल का यूज़ कर रहे हैं, कहीं भी हम किसी वेरिएबल का यूज़ कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं ना। हम लोग सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं बस, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट कर करके वैल्यू उठाते रहते हैं। तो इसमें हम लोग कहीं भी लोकल वेरिएबल का यूज़ नहीं करेंगे। इसमें हम लोग सिर्फ एक आइटरेबल ऑब्जेक्ट पकड़ेंगे जो हमारे लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग इन सब पे आइटरेट करेगा। जनरेटर में क्या होता है, जनरेटर में ईड स्टेटमेंट होते हैं। जनरेटर क्या होता है, हमारा फंक्शन होता है जिसमें ईड स्टेटमेंट होता है। सो आई होप कि अभी आपको इटरेटर और जनरेटर ये बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं बिल्ट इन आइटरेटर्स के बारे में, जो कि हमें पहले से ही प्रोवाइडेड है हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग में। तो अगर हमें अभी आपको यहाँ पे मैंने कुछ कोड पहले से निकाल के रखे हैं ताकि मुझे बाद में लिखना ना पड़े आप लोग के सामने बार बार। देखो, हम लोग क्या करते हैं, हम जानते हैं कि हमारे पास अगर कोई लिस्ट है, लिस्ट में ऐसे यूथ, नेशन और कोडर 3 यहाँ पे वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। अगर हम इस पे लूप लगाना चाहें तो हम सिंपल लिख देते हैं कि फॉर आई इन एल। एक हमारे पास ये तरीका है जो कि हमें रिजल्ट भी दे देता है यूथ, नेशन, कोडर्स, ठीक है। तो ये हमारा लिस्ट का इटरेशन है, तो ये बेसिकली सबको आता है, ठीक है। अब मैं हर एक कोड आपको रन करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये चीज़ बहुत ही सिंपल है। अगली बार हम क्या करेंगे, हम लोग एक टपल पे आइटरेट करेंगे, आइटरेटिंग ओवर अ टपल। और टपल हमारे इम्यूटेबल होते हैं। अगर म्यूटेबल और इम्यूटेबल आपको नहीं आता है तो आई बटन पे क्लिक करके वो वाला वीडियो मेरा देख सकते हो, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि भाई म्यूटेबल और इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स क्या होता है। तो टपल में जब भी हम इटरेट करते हैं तो देखो यहाँ पे यूथ, नेशन, कोड है, यहाँ 3 वैल्यूज हैं एक टपल के अंदर। अब इस टपल पे भी हम लोग एक लूप लगा सकते हैं, तो हम लोग जैसे यहाँ पे लूप लगा दिया। तो ये हमारा इनबिल्ट इटरेटर्स है। मतलब जब हमें आइटरेटर के बारे में पता भी नहीं था तो हम लोग इस तरह से आइटरेटर का यूज़ करते थे। समझ रहे हो? यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि आपके पास लूप लगा है, मगर बैकग्राउंड में चल क्या रहा है, बैकग्राउंड में आइटर फंक्शन और नेक्स्ट फंक्शन का ही यहाँ पे यूज़ हो रहा है। अब यहाँ पे मैं कह दूं कि भाई हमें एक स्ट्रिंग के ऊपर आइटरेट करना है, जैसे कि हमारे पास स्ट्रिंग आइटरेशन यूथ, नेशन, कोडर्स पे करना है, तो हमारा वो हो जाएगा। चलो इसको मैं और आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं है। और ये सब मैं कोड आपको अगर आप बोलोगे तो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यूथ, नेशन, कोडर जो है सब अलग अलग लाइन पे आ गए क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे सिंपली एक लूप लगाया हुआ है, ठीक है। अब अगर हमें डिक्शनरी के ऊपर इटरेट करना तो कैसे करते थे कि हम लोग सबसे पहले एक डिक्शनरी बनाएंगे, उसमें कुछ की वैल्यू पेयर ऐड कर देंगे और उसके बाद हम लोग अपनी डिक्शनरी में सिंपली एक कह सकते हो लूप लगा के और की वैल्यू पेयर को हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। अब हम लोग बात करते हैं अपने आइटरेटर्स के एग्जाम्पल पे। जैसे कि मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊँ, आप यहाँ पे देखो ये सिनेरियो
ये इंपॉर्टेंट है कि मान लो मेरे पास कोई टपल था यूथ नेशन कोडेड, इसमें वैल्यू पड़ी थी। अब मुझे बिना लूप के इसे आइटरेट करना है, बिना लूप के इसकी वैल्यूज चाहिए और बिना इंडेक्स यूज़ करे। तो मैं क्या करूँगा, आइटर का यूज़ करूँगा। मैं कह दूँगा मेरे टपल पे मुझे आइटरेट करना है और उसका मुझे ऑब्जेक्ट दे दो। मुझे ऑब्जेक्ट मिल गया। अब मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट का यूज़ करके इस ऑब्जेक्ट को उठा लूँगा। तो जैसे ही मैंने कहा कि मुझे वैल्यूज़ दे दो मेरे ऑब्जेक्ट, तो उसने क्या दे दिया, पहली वैल्यू यूथ है, दूसरी नेशन है, तीसरी कोडस है। तो यहाँ पे सेम चीज़ें मेरी हो रही हैं बिना लूप का यूज़ करे हुए। ये हमारा फ़ायदा है आइटरेटर्स का। अब अगर मैं आपसे कह देता हूँ यहाँ पे कि इन 3 वैल्यू के अलावा मैं चौथी वैल्यू भी प्रिंट कराना चाहता हूँ, नेक्स्ट बताओ मेरा दोबारा से। जैसे टपल में 3 वैल्यू हैं, चौथी वैल्यू मांग रहे हैं, है ही नहीं टपल में। टपल क्या कह देगा, स्टॉप आइटरेशन, रोक दो आइटरेशन। तो अभी हम लोग तुरंत देख लेते हैं कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। तो कह रहा है कि स्टॉप आइटरेशन, मतलब अब नहीं बचा है भैया मेरे अंदर कुछ, तो हमसे क्यों मांग रहे हो। ये हो गया। अब हम लोग आते हैं इस सिनेरियो पे कि सेम सिचुएशन है हमारी स्ट्रिंग के केस में। जैसे कि हमारे पास एक स्ट्रिंग थी बनाना। अब हम लूप लगाना चाहते तो हम लोग क्या कह सकते थे, यहाँ पे हम सिंपली कह सकते थे ऐसे, फॉर आई इन माई str और प्रिंट करो आई। हम लोग ये भी लिख सकते थे। अगर हम लोग को लूप नहीं लगाना है तो हम लोग फिर क्या लिखेंगे, इसको एक आइटरेटर में कन्वर्ट कर देंगे। आइटरेटर ऑब्जेक्ट हो जाएगा माई आई टी। इसके बाद हम नेक्स्ट का यूज़ करके इसको वैल्यू एक्सेस कर लेंगे। सो आई होप कि अभी मुझे इसको आपको यहाँ पे रन करके दिखाना नहीं पड़ेगा क्योंकि आसान है। तो अभी आपको पूरा सिनेरियो समझ में आ गया होगा आइटरेटर्स का कि आइटरेटर होते क्या हैं। जब भी हमें लूप का यूज़ ना करना हो और किसी भी, आप कह सकते हो, सीक्वेंस में हमें उसकी वैल्यूज चाहिए हो, तो वहाँ पे हम लोग आइटरेटर का यूज़ कर सकते हैं। और इन केस अगर हमें किसी फंक्शन से कोई वैल्यू चाहिए हो और हमें अगर वहाँ पे ईल्ड का यूज़ करना आता है, तो उस कॉन्सेप्ट को हम लोग कह देते हैं जनरेटर्स। तो आइटरेटर्स और जनरेटर्स मेरे ख्याल से अभी आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, तो मैं तुरंत क्लियर करूँगा उसे।